हेलो दोस्तों, दिस इज प्रोफेसर सागर तोलानी फ्रॉम जिज्ञासा क्लासेस। आपको याद है 27 सितंबर को मैंने एक वीडियो डाला था इसी यूट्यूब चैनल पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ कुछ प्रोमिसेस की थी कि हम लोग 1 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक एक योद्धा टाइम टेबल बना रहे हैं, जिस टाइम टेबल को आपको फॉलो करना है, जो ऑलरेडी चालू हो चुका है और अच्छे खासे स्टूडेंट्स उस टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली समवेयर अराउंड 400 to 450 स्टूडेंट्स उस टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हैं, राइट। ऑल्सो मैंने आपको ये भी प्रॉमिस किया था कि हम लोग एक योद्धा सीरीज़ के साथ आएंगे। जैसे हम लोग ने लास्ट टाइम रामभांड सीरीज़ बनाई थी, वैसे हम लोग योद्धा सीरीज़ बनाएंगे। और योद्धा सीरीज़ ट्यूसडे से 17 अक्टूबर से शुरू हो रही है। यस, इस सीरीज़ के अंदर हम वो सारे पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आने के एक्सपेक्टेशंस हैं, वो भी डिस्कस करने वाले हैं। और एक चीज़ मैं आपको ऑलरेडी उस वीडियो में भी कह चुका था कि हमारा एक प्रीलिम एग्ज़ाम होगा ऑल इंडिया लेवल पे। तो जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 1 नवंबर को होना। तो ये जो टाइम टेबल है, प्रीलिम एग्ज़ाम है, ये जो वीडियो चल रहा है, इसको अगर आप जाके देखेंगे, ये इसी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। ये जो वीडियो आप जाके देखेंगे तो इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो उस गूगल फॉर्म को फिल करो, वो डिस्क्रिप्शन को रीड कर लो। और हाँ, 17 तारीख से 17 अक्टूबर से योद्धा सीरीज़ को एंजॉय करो, ठीक है। हेलो दोस्तों, दिस इज़ प्रोफेसर सागर तोलानी फ्रॉम जिज्ञासा क्लासेस। अब इस वीडियो के पहले, मतलब इसके पहले मैंने आप लोगों को कुछ हल्का फुल्का सा इंट्रोडक्शन दिया था कि हम लोग योद्धा सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। ये वीडियो 17 अक्टूबर को यूट्यूब पे प्रीमियर होने वाला है, ठीक है। और ऐसे रोज़ हम लोग वीडियोस डालेंगे, ठीक 5:30 बजे प्रीमियर करेंगे। रोज़ के दिन पे हर सब्जेक्ट का आपको वीडियो आएगा। लीगल एप्टीट्यूड, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एनवायरनमेंट, कम्युनिकेशन, करंट अफेयर्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, हर एक चीज़, हर एक सब्जेक्ट कवर होने वाला है। तो एकदम डेडिकेटली, रिलीजियसली इन सारे वीडियोस को फॉलो करो। प्लस ये जो नोट्स आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, पहले पिन कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएंगे। तो जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करो। वो सारे लोग जो CACT नवंबर 23 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए, ये लेक्चर्स आपके लिए, ये योद्धा बैच आपके लिए। शुरू करता हूँ मैं मेरे सब्जेक्ट से। जैसे आप सब जानते हो कि मैं तीनों लेवल पे पढ़ाता हूँ। CSEET पे आई टीच लीगल एप्टीट्यूड एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। CS एग्जीक्यूटिव पे आई टेक पेपर नंबर 1, दैट इज ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। एंड CS प्रोफेशनल पे आई टीच सेक्रेटरियल ऑडिट एंड सम अदर चैप्टर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बाय द वे इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ टोटल 4 टॉपिक्स। पहला, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ रिलेटिंग टू टॉट, एलिमेंट्स ऑफ CS लेजिस्लेशन, ठीक है, एंड लीगल मैक्सिम्स। सर, ये बाकी 4 और 5 टॉपिक ये आपको मीत सर पढ़ाएंगे। मीत सर कॉन्ट्रैक्टर को एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। उनका एक सेपरेट वीडियो आएगा और सेपरेट वीडियो में ये दोनों टॉपिक्स वो कवर करेंगे, ठीक है। चलो हम शुरू करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। बाय द वे सर, एग्जैक्टली मतलब योद्धा सीरीज़ के अंदर क्या होने वाला है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में इंट्रोडक्शन में भी कहा कि हम लोग इस सीरीज़ में पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले। बट सर, वो तो आप लोग ने रामबाण में भी किया था। जो रामबाण के क्वेश्चंस है और जो योद्धा सीरीज़ के क्वेश्चंस है वो मेजरली अलग अलग है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो हमें लग रहा है कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं या रीसेंट अटैम्प्ट जो हुए हैं उसमें पूछे गए हैं, तो वो क्वेश्चंस हम लोग ने योद्धा सीरीज़ में ऐड कर लिए, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट इज्जत से, कायदे से रामबाण सीरीज़ और योद्धा सीरीज़ को बैक टू बैक देखता है तो उस स्टूडेंट के 140 से 150 स्कोर करने के चांसेस हो जाते हैं। और अगर वो स्टूडेंट जो रामबाण सीरीज़, योद्धा सीरीज़ और पूरे 30 डेज़ का जो योद्धा लर्निंग टाइम टेबल चालू है और योद्धा प्रीलिम जो होने वाला है 1 नवंबर को, अगर वो अच्छे से फॉलो करता है, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ वीडियो में, तो उस स्टूडेंट को आराम से 160 से 170 स्कोर करने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं हम लोग
सबसे पहले क्वेश्चन की जनवरी 22 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मनी बिल विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पहला स्टेटमेंट दिया हुआ एनी डेडलॉक रिगार्डिंग द मनी बिल मे बी रिजॉल्व बाय अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस। ठीक है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है बाय द वे। दूसरा क्वेश्चन बोलता है इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन राज्यसभा। नहीं, इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, वो भी प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे। ठीक है, तो ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट ऑप्शन बोलता है इट नीड्स द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट फॉर इंट्रोडक्शन इन द लोकसभा। दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट बाय द वे। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट में रिफ्यूज टू गिव हिज असेंट टू द मनी बिल एंड रिटर्न इट टू द लोअर हाउस। नहीं, ऐसा क्यों? तो बेसिकली वो तो लोअर हाउस में जाता ही नहीं है, तो रिटर्न कहाँ से होगा? तो बेसिकली दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। सो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाता है? ट्रू। ट्रू मतलब बेसिकली पहले क्वेश्चन का आंसर बन जाता है सी, ऑप्शन सी। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि आर माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान ऑन 18 जुलाई 1948 and has been ordinarily resident in the territory of India since the date of his migration, which will be his status as a citizen of India as per Article 6 of the Constitution of India। ठीक है, अच्छा पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 2 है, ठीक है, जिसमें बेसिकली आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक प्रोविजंस कवर किए हुए हैं। आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक। ठीक है, ये आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक, ये सारी किस चीज़ की बात करते हैं? सिटीजनशिप की बात करते हैं। ठीक है, सबके अलग अलग प्रोविजंस। अगर मैं 5 की बात करूँ तो इंडिया में सिटीजनशिप कैसे मिलेगी वो है। 6 की बात करूँ तो अगर कोई पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हो रहा है, ठीक है ना, इस डेट के पहले, कौन सी डेट के पहले? 18 जुलाई 1948 के पहले, तो उसे इंडियन सिटीजनशिप कैसे मिलेगी। अगर मैं आर्टिकल 8 की बात करूँ तो कोई इंडिया वापस आता है तो उस केस में क्या होगा? बाहर की कंट्री से, विच इज़ नॉट अ पाकिस्तान। फिर अगर मैं आर्टिकल 9 की बात करूँ जो कह रहा है कि अगर कोई बाहर का सिटीजनशिप ले लेता है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाएगी। फिर अगर मैं आर्टिकल 11 की बात करूँ जो कहता है कि पार्लियामेंट हैज़ अ पावर टू मेक रूल्स विथ रिस्पेक्ट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप इन दिस कंट्री, राइट। तो ऐसे कुछ आर्टिकल्स 5 से 11 है जो सिटीजनशिप की बात करता है। चलो पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं और क्वेश्चन कौन सी चीज़ की बात करते हैं। ये जो दिया हुआ क्वेश्चन है वो आर्टिकल 6 की बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 6 क्या कहता है? आर्टिकल 6 कहता है कि जो पाकिस्तान से इंडिया आया, कौन सा इंडिया? वो इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के हिसाब से बनाया हुआ था। ठीक है, मतलब इस एक्ट के हिसाब से जो इंडिया का टेरिटोरियल मैप था। ठीक है, तो पाकिस्तान से इंडिया आया पार्टीशन के दौरान। अब इंडिया आया, बट वो लोगों ने क्या सेट कर रखा था? एक डेट डिसाइड कर रखी थी। ठीक है, अगर आप इस तारीख या इस तारीख के पहले इंडिया आते हो, ठीक है, और एक और कंडीशन पूरी करते हो। 2 कंडीशंस थी। पहली कंडीशन ये थी कि आप ऑन और बिफोर, ठीक है, ऑन और बिफोर 19 जुलाई 1948 आप इंडिया आते हो। ठीक है, दूसरा, या तो आप खुद हिमसेल्फ, पर्सन हिमसेल्फ, या आपके पेरेंट्स, ठीक है, या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स, फिर वो पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स हो या मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स हो, मतलब पापा की साइड से हो या मम्मी की साइड से हो। ठीक है, वो इंडिया में बॉर्न हुए थे, बॉर्न इन इंडिया। कौन सा वाला इंडिया? वो इंडिया जिसका डेफिनेशन दे रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। ठीक है, अगर आप उस इंडिया में पैदा हुए थे, आप या आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स। और दूसरी कंडीशन क्या कहती है? आप 19 जुलाई 1948 के पहले या उस दिन पे, उसके पहले आप कहाँ आते हो? इंडिया आ जाते हो। कहाँ से? पाकिस्तान से। तो ऐसे केसेस में आपके आर्टिकल 6 के प्रोविजंस आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है और आप इंडियन सिटीजनशिप लेने के लिए कैपेबल हो जाते हो। अब इस गिवन क्वेश्चन में डेट तो दे रखी है बट बैकग्राउंड बताया ही नहीं है। ठीक है, कि कहाँ रहता था, क्या करता था। ये देखो, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आर माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है, अब विच पार्ट ऑफ द पाकिस्तान वो भी नहीं बताया। एंड हैज़ बीन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन, फिर उसके आने के बाद इंडिया में रह रहा है। व्हाट विल बी इज द स्टेटस एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल 6। तो अगर इस कंडीशन के बारे में तो बताया, चलो ठीक है, एक कंडीशन तो क्वालिफाई हो रही है, ये कंडीशन के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं है।
तो नहीं बताया तो हाँ चलो लिखा होता कि ठीक है आर द पेरेंट्स ऑफ आर वर बॉर्न इन इंडिया, या आर बॉर्न इन इंडिया एज पर द इंडिया ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, या मेटरनल पैटर्नल के बारे में बताया होता, कुछ नहीं बोला है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक ही कंडीशन पूरी हो रही है, दूसरी नहीं हो रही है, क्योंकि दूसरी कंडीशन के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, इस रीज़न के वजह से उसे पाकिस्तानी ही डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, पाकिस्तानी से याद आया, हम लोग ने उनको पछाड़ दिया अभी थोड़े दिन पहले मतलब कल की बात है वैसे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फर्स्ट अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहले तो एक बात बताओ, फर्स्ट अमेंडमेंट कब आया? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ फर्स्ट अमेंडमेंट कब आया। when was the first amendment was introduced? I mean to say, in which year the first amendment was introduced? कौन से साल में पहला अमेंडमेंट आया? करेक्ट 1951 में आया। ठीक है, अब उसमें क्या क्या चीज़ें लाई, उसमें क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस की। चलो पहले अगर मैं ये बात करूँ, द अमेंडमेंट रिड्यूस द वोटिंग एज, भाई ये फर्स्ट में नहीं हुआ था, ये 61st में हुआ था, 61st अमेंडमेंट में हुआ था, तो ये तो आंसर नहीं बनता। द अमेंडमेंट एडेड 3 वोट्स, ये 42nd अमेंडमेंट में हुआ था, तो ये भी नहीं बनता। ठीक है, द अमेंडमेंट एडेड द 9th शेड्यूल, ये है फर्स्ट अमेंडमेंट में आई हुई चीज। अमेंडमेंट एडेड प्रोविजंस रिलेटेड टू बैंक नेशनलाइजेशन, ये तो 25th अमेंडमेंट में हुआ था। तो बेसिकली इसका आंसर क्या बन जाता है? सी। ठीक है, इसका आंसर क्या बन जाता है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, द कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 एडेड अ न्यू क्लॉज के टू आर्टिकल 51A इज रिलेटेड टू, पहले तो ये बात बताओ 51A क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज, कौन से पार्ट में दिया हुआ है? पार्ट 4 है। वीडियो देखते देखते तुम्हारे मुंह से आंसर निकलना चाहिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में तुम्हें मेंशन करना चाहिए, ये रिवीजन चल रहा है, आई एम नॉट डिस्कसिंग एनीथिंग। कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो ऑलरेडी पड़ी है यूट्यूब पे, सर्च करोगे जेके क्लासेस सागर तोलानी कॉन्स्टिट्यूशन मिल जाएगा पूरा का पूरा। सर्च करोगे जेके क्लासेस सागर तोलानी लॉ रिलेटिंग टू टॉड चैप्टर, मिल जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, सो दिस वीडियो इज नॉट विथ रिस्पेक्ट टू मेकिंग यू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। दिस वीडियो का ऑब्जेक्टिव कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाता है, क्वेश्चंस को कैसे समझा जाता है, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, वो सब है, उसी का ही तो पर्पस है ये योद्धा बैच। चलो पूछा गया, कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 एडेड अ न्यू क्लॉज के टू 51 है, तो 51 है क्या बोलता है? फंडामेंटल ड्यूटीज। पार्ट 4A में दिए हुए फंडामेंटल ड्यूटीज, कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है? 11, ए से लेके के तक। उसमें से के कब ऐड हुई? 2002 में ऐड हुई। ठीक है, अब किस चीज़ को लेकर है? तो ऑब्वियसली फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर है। बाय द वे कुछ और ऑप्शंस दिए हुए हैं। फंडामेंटल राइट्स कौन सा पार्ट? पार्ट 3, आर्टिकल विच टू विच? आर्टिकल 12 to 35। ठीक है, फिर दिया हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, कौन सा पार्ट? पार्ट 4, कौन से कौन से आर्टिकल तक? 36 से 51। शानदार, मजेदार, बराबर है क्या? सही जा रहे हैं अपन। चलो, which of the following writ is a command issued by, which of the following is a writ command issued to direct any person, corporation, inferior court or government requiring him or it to do a particular thing specified therein which pertains to his or its office and is further in the nature of public duty। जब तुमको ना ये वर्ड दिख गया ना, तो जनरली आपको आगे के सेंटेंस में क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि मैंडमस का मतलब ही होता है वी कमांड, और इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। बाय द वे प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू स्टॉप, को वारंटो का मतलब होता है हु सर्टिफाइड। सिर्फ करेक्ट आंसर देने नहीं आया हूं मैं यहाँ, करेक्ट आंसर तो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, गूगल करोगे तो भी मिल जाएंगे। यहाँ करेक्ट आंसर के अलावा बाकी के 3 क्यों इनकरेक्ट है वो भी समझाने आया हूँ। योद्धा बैच का मतलब ही यही है ना बॉस, है ये अपन योद्धा, पैदा ही योद्धा बन के हुए। चलो, रिट ऑफ सर्टोरियो का मतलब होता है हु सर्टिफाइड। ठीक है, कब कौन सी रिट कब काम आती है? जब कोई इंफीरियर अथॉरिटी अपना काम ना करे तो मैंडेमस इशू करवा के उससे वो काम करवा सकते हैं। जब कोई कोर्ट अपनी लिमिट से बाहर जाने की कोशिश करे तो प्रोहिबिशन इशू करके उसे रुकवा सकते हैं। जब कोई पब्लिक अथॉरिटी अपनी पब्लिक ऑफिस को खाली करने से मना किए या फिर उसकी पब्लिक ऑफिस का ऑक्यूपेंसी इलीगल साबित हो रहा है तो उस दौरान को वारंटो यूज करके वहां से उसे हटवा सकते हैं। और जब कोई अथॉरिटी, मतलब कोर्ट अथॉरिटी, जुडिशियल अथॉरिटी
अगर जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर या जुरिस्डिक्शन को अब्यूज करके कोई मैटर को सॉल्व कर दे तो उसके आए हुए डिसीजन को, उसके पास किए हुए डिसीजन को क्वैश करवा सकते हैं। कैसे? सर्टोरियो के थ्रू या सरशूरियो के थ्रू। आप क्या कहते हो वैसे उसे? सर्टारियो, सर्टूरियो, सरशूरियो, क्या कहते हो उसे? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। चलो नेक्स्ट आगे जाते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शंस प्रोवाइडेड बिलो विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इनमें से दिए गए क्वेश्चन करेक्ट कौन से ऑप्शंस हैं? तो फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंट्रोड्यूस्ड बाय 42nd अमेंडमेंट, ये तो नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंट्रोड्यूस्ड बाय 42nd अमेंडमेंट, ये भी नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंट्रोड्यूस्ड, पहले तो फंडामेंटल ड्यूटीज आई थी 44th अमेंडमेंट में, ठीक है, हाँ नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज आई थी 42nd अमेंडमेंट में, हाँ करेक्ट, 42nd अमेंडमेंट में आई थी और उसको लाया था स्वरान सिंह कमेटी ने। ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस किया गया था स्वरान सिंह कमेटी ने। इस कमेटी ने फंडामेंटल ड्यूटीज को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, इंट्रोड्यूस किया गया था 1976 में। अब 1976 का इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन बी को 96 बना देंगे। ठीक है, इससे क्या कर देंगे, ये बना देंगे। इसको अगर मैं हटा के 1976 कर दूं तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट, एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन अपॉइंटेड बाय अ जज, यहाँ पे मैं कमेटी का नाम लिख देता हूँ बाय द वे। ये है वो कमेटी, ठीक है, जिन्होंने ये तय किया था 1976 में, क्योंकि इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, इमरजेंसी लग चुकी थी, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात तब रेकमेंड की गई थी एंड देन इवेंचुअली उसे लाया भी गया। एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन अपॉइंटेड टू बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट शल बिफोर ही एंटर अपॉन हिज ऑफिस मेक एंड सब्सक्राइब एन ओथ और अफर्मेशन बिफोर विच ऑफ द फॉलोइंग डिग्निटरीज। अपॉइंट कौन हो रहा है, हाई कोर्ट के जज, तो किसके सामने ओथ लेंगे, गवर्नर के सामने। सुप्रीम कोर्ट के जज किसके सामने ओथ लेते हैं, प्रेसिडेंट के सामने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जज प्रेसिडेंट के सामने। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट पूछा गया, थर्ड पे आता हूं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वर एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट 1976 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से दिए गए कौन सी चीजें 42nd अमेंडमेंट में ऐड की गई थी। बाय द वे 42nd अमेंडमेंट का दूसरा नाम क्या है, व्हाट इज द अदर नेम फॉर 42nd अमेंडमेंट, बोलो 42nd अमेंडमेंट का दूसरा नाम क्या है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, जिन्होंने भी अपने मन में या मुझे बताया मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या कमेंट सेक्शन में लिखा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, तुमको बहुत सारा प्यार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर इसका आंसर तो बताओ, इसका आंसर क्या है सर। तो ऐसे केसेस में सबसे पहले तो चेक करते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, नहीं। प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस, नहीं, ये तो पहले ही आ चुका था। प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये है जो डीपीएसपी में बैठता है और आर्टिकल 48 में बैठता है, वो भी बोलूँ तो 48A में बैठता है, चेक कर लेना एक बार। ठीक है, सो ये इसका आंसर है क्योंकि ये लाया गया था 42nd अमेंडमेंट के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट, इन 2012 जस्टिस के.एस. पुत्तुस्वामी, रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, फाइल्ड अ रिट पिटीशन इन द सुप्रीम कोर्ट। इट इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इशू। अरे ये तो फेमस है, इनको आधार एक्ट के टाइम पर इन्होंने केस फाइल किया था, जब आधार कार्ड या आधार एक्ट बनाया गया था। किस चीज़ को लेकर, राइट ऑफ प्रिवेसी को लेकर। ठीक है, राइट ऑफ प्रिवेसी को लेकर या राइट अगेंस्ट इन्वेजन ऑफ प्रिवेसी को लेकर। तो इसका आंसर ये है बाय द वे। ठीक है, नेक्स्ट, प्रीएम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल का सीक्वेंस बताओ। बाय द वे प्रीएम्बल का मतलब होता है समरी, प्रीएम्बल का मतलब होता है ओवरव्यू। तुमको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। इज प्रीएम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यस। इज प्रीएम्बल सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट, यस। आर्टिकल 368 में कवर होता है, अमेंडमेंट प्रोसेस में कवर होता है, यस। ठीक है, क्या करेक्ट सीक्वेंस है इसका, तो कहता है कि इंडिया एम्स एंड एस्पिरेशंस के कंट्री के लोगों के, एम्स एंड एस्पिरेशंस के कंट्री के लोगों के इंडिया को लेकर, दैट इंडिया इज सपोज टू बी सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो सोवरेन,
सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सीक्वेंस है. सोवरेन का मतलब कंट्री इज इंडिपेंडेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स. सोशलिस्ट मतलब फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. सेक्युलर मतलब ऑल रिलीजन्स आर एट पार. डेमोक्रेसी इन ऑल वेज, also a political democracy, government is by the people, for the people and of the people. Republic मतलब every single stage of authority is been elected through an election. कोई फैमिली या कोई फैमिली का बंदा ये देश नहीं चलाता, हर एक पोजीशन की अपॉइंटमेंट के लिए इलेक्शन होता है, उसी को रिपब्लिक फॉर्मेट कहते हैं. ठीक है. और हाँ, एक और चीज़ याद रखना कि ये जो 2 वर्ड्स हैं ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हुआ करते थे दोस्तों, इन्हें बाद में ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट में, इंदिरा गांधी के दौरान इन्हें ऐड किया गया था. ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना. इन दोनों के साथ इंटीग्रिटी वर्ड भी लाया गया था. नेक्स्ट, विथ रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट रेफर्स नेशन एंड दोज रिक्वायरिंग यूनिफॉर्मिटी ऑफ लेजिस्लेशन. मतलब क्वेश्चन बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो उन लॉस की बात करता है, उन कानूनों की बात करता है जो पूरे देश में एक जैसे, एक समान एप्लीकेबल होते हैं. ठीक है, नेशन वाइड एक जैसे लॉज एप्लीकेबल होते हैं. सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ के ही तुमको, क्वेश्चन के ऑप्शंस देख के ही तुमको पहले जो हमारा शेड्यूल 7 है उसके बारे में दिमाग में आ जाना चाहिए. शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट पढ़ाई है मैंने. लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3. लिस्ट 1 का दूसरा नाम यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. ठीक है, तकरीबन 97 मैटर्स, 63 मैटर्स एंड 47 मैटर्स. लिस्ट 1 उन मुद्दों पे लॉ बनाता है जो होल ऑफ इंडिया एप्लीकेबल होता है, क्योंकि वो मुद्दे जो नेशन वाइड चाहिए, जो बेसिकली पूरी कंट्री में कॉमन और यूनिफॉर्म होने चाहिए. लिस्ट 2 उन मुद्दों पे लॉ बनाता है जो स्टेट लेवल पे होता है. एंड लिस्ट 3 उन मुद्दों की बात करता है जिस पे सेंटर और स्टेट, यूनियन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज भी, दोनों भी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों भी लॉ बना सकती है. सो बेसिकली क्वेश्चन का आंसर अगर मैं सॉल्व करूँ तो सी इज़ द करेक्ट आंसर. ठीक है, चलो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन. द गवर्नर ऑफ अ स्टेट shall be appointed by the president by warrant under his hand and seal. ठीक है, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है. The governor shall not be बाबा, be a member of legislature and parliament but cannot hold office. Cannot hold तो ठीक है, but member भी नहीं होता, मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है. So true और false ये हो गया. ठीक है, as enumerated in the preamble, the Constitution of India secures to all its citizens इक्वालिटी इन रिलीजन एंड कास्ट. प्रीएम्बल में नहीं लिखा हुआ ये. जेंडर एंड फाइनेंशियल स्टेटस ना. इकोनॉमिक स्टेटस एंड डिग्निटी ना. हाँ, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी. कौन सा आर्टिकल भाई, सच बताना, एक दोस्ती में इसका आंसर देना. कौन से आर्टिकल में हम लोग इक्वालिटी की बात करते हैं, या कौन से सीरीज ऑफ आर्टिकल्स में हम लोग इक्वालिटी की बात करते हैं? प्लीज़ 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 दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ भाई, मज़ा आ जाएगा. बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा जब ऐसे आंसर्स तुमको मुझे बताओगे कि कमेंट सेक्शन में कि सर इक्वालिटी प्रोविजंस जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस आर्टिकल से इस आर्टिकल में कवर है, इस आर्टिकल से इस आर्टिकल में कवर है, ये कौन से वाला है, इस और इसमें क्या क्या आता है, जल्दी बताओ. कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ प्लीज़ 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 प्लीज़. इससे क्यों, देखो फ़ायदा क्या ये सब कंडक्ट करने का. जब तक आप इस पूरी सीरीज़ के दौरान खुद से आंसर्स नहीं जस्टिफाई कर पाते, खुद से आंसर्स नहीं पता कर पाते, तो आप कितने भी YouTube वीडियोस देख लो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर कॉन्फिडेंट है कि नहीं है. तो चलो, कुछ लोगों ने ऑलरेडी आंसर्स डाल दिया है. करेक्ट, यस यस यस. आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 जो है वो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की बात करता है. फिर 19 से 22 जो है वो लिबर्टी की बात करता है. 23 एंड 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है. 25 से लेकर 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है. आर्टिकल 29-30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, मतलब राइट्स रिलेटिंग टू माइनॉरिटीज़ की बात करता है. आर्टिकल 31 डिलीटेड फ्रीडम ऑफ फंडामेंटल राइट विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी विच इज़ डिलीटेड. आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. ठीक है, 33 से 34 जनरल प्रोविजंस रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स. 35 से 51, 36 से 51, ये 33 से 35 जनरल प्रोविजन से, 36 से 51 DPSP, 51A फंडामेंटल ड्यूटीज. सारे ही बता दिया. ठीक है, चलो. एज पर सुप्रीम कोर्ट रूलिंग इन 2019, ठीक है, रूलिंग मतलब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 2019 में, विच कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस वॉज ब्रॉट अंडर द एम्बिट ऑफ, एम्बिट मतलब स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट. इंफॉर्मेशन एक्ट मतलब RTI एक्ट.
2005। इनमें से कौन सी ऑफिस है जिसे आरटीआई एक्ट के अंदर, आरटीआई एक्ट मतलब बेसिकली वो लॉ जिसमें आप आरटीआई फाइल करके किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के बारे में इंफॉर्मेशन क्लेम कर सकते हो, इंफॉर्मेशन की मांग कर सकते हो। तो 2019 की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट का जो ऑफिस है, कौन सा ऑफिस, ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इस ऑफिस को आरटीआई का हिस्सा बना दिया। ठीक है, आप जब एग्जीक्यूटिव में आओगे तो मैं आपको आरटीआई सिखाता हूँ वहाँ पे, तो उस टाइम पर भी ये बात निकलती है। और क्यों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, इस ऑफिस को, ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों आरटीआई का हिस्सा बनाया 2019 में, और उसके पहले तक क्यों नहीं बना रखा था, ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी केस स्टडी एग्जीक्यूटिव में करते हैं हम लोग। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो किसकी बात करता है, वो बात करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन। अगर आप गुनहगार हो, आप क्रिमिनल हो, तो भी ये भारत का संविधान आपको कुछ चीज़ों की प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, जैसे कि आर्टिकल 20 क्लॉज 1, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 20 क्लॉज 3, तीन चीज़ें कवर होती है। बाय द वे आर्टिकल 20 सबके लिए है, ये सिटीजन के लिए भी है और नॉन सिटीजन के लिए भी है दोस्तों। तो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 किसकी बात करता है, आर्टिकल 20 क्लॉज 1 बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डी फैक्टो लॉस। ठीक है, 20 क्लॉज 2 किस चीज की बात करता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। एंड 20 क्लॉज 3 किसकी बात करता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। याद है क्या? अब ये डबल डी फैक्टो लॉस क्या कहता है, वो कानून जो बने ही नहीं थे, कब, जब आपने कोई एक्ट किया था तब। से फॉर एग्जांपल मान लो मैंने 2020 में कोई एक्टिविटी परफॉर्म की, कोई एक्ट परफॉर्म किया, और वो एक्ट 2020 के हिसाब से क्राइम नहीं था, बट भारत सरकार ने 2023 में उसी एक्ट को क्या कर दिया, क्राइम बना दिया आईपीसी के अंदर। तो क्या मेरे को 2023 में ये बोल के सजा देंगे क्योंकि आपने ये 2022 में किया था? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो नया कानून आया है ये क्या है, ये डी फैक्टो है। इसका इफेक्ट प्रोस्पेक्टिव होगा, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। अभी से ऐसा हुआ तो होगा, तो मेरे ऊपर ये लॉ अप्लीकेबल होगा जो नया आया 2023 में? नहीं। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? 20 क्लॉज 1 में। 20 क्लॉज 2 क्या बोलता है, आपको किसी भी केस में किसी भी ऑफेंस को लेकर 2 बार सजा नहीं मिलेगी। अ पर्सन विल नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। और 20 क्लॉज 3 क्या कहता है, 20 क्लॉज 3 कहता है कि आपको जबरदस्ती नहीं की जाएगी कन्फेस करने के लिए। देयर शुड नॉट बी अ फोर्सफुल कन्फेशन बिकॉज कन्फेशन हैज टू बी वॉलेंट्री। ठीक है, तो अगर मैं इस चीज की बात करूं, अब समझाने के बाद अगर मैं क्वेश्चन पे आऊं, तो क्वेश्चन कहता है एनी पर्सन कैन बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। ना, नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। हाँ, ये हो गया आपका आर्टिकल 20 क्लॉज 3, ये हो गया आपका आर्टिकल 20 क्लॉज 2। ठीक है, बट ये इनकरेक्ट है। क्यों? बिकॉज पर्सन कैन नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। एंड दूसरा क्या कहता है कि किसी को अपन कंपेल नहीं कर सकते कि वो अपने अगेंस्ट ही स्टेटमेंट दे। करेक्ट है वो, तो फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड करेक्ट है। उस हिसाब से आंसर क्या हो गया, बी। ठीक है, चलो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 32 and 226 confers writ jurisdiction on Supreme Court and High Court respectively for enforcement of fundamental rights. Correct? ठीक है, आर्टिकल 32 and 226 specifically provides 5 kind of writs, namely habeas corpus, correct, mandamus, correct, procedendo, not correct, quo warranto, correct, quorum nobis, not correct. तो बेसिकली फर्स्ट, ये अगर ऑप्शन ये ए है, ये बी है, तो उस हिसाब से ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, मतलब इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, In the preamble of the Constitution adopted on 26 November 1949, which of the following word listed below are not present? मतलब जब भारत का संविधान बनाया गया था, इस दिन पर अडॉप्ट किया गया था, उस दिन पर इनमें से दिए गए कौन से वर्ड्स ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे? तो भाई साहब, सेक्युलर तो बाद में लाया गया, इंटीग्रिटी भी बाद में लाया गया, सोशलिस्ट भी बाद में लाया गया। ये तीनों वर्ड्स जो है ये 42nd अमेंडमेंट में लाए थे इंदिरा गांधी जी ने, उनकी सरकार ने इंट्रोड्यूस किए थे। यही वर्ड था जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में था। तो कौन से नहीं थे वो पूछा गया, तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, मतलब इसका आंसर बन जाएगा डी। ठीक है, चलो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है,
पहले तो 52nd अमेंडमेंट मेरे को देख के ही एक दिमाग में बात आ जाती है जो तुम्हें भी आनी चाहिए। 52nd अमेंडमेंट का दूसरा नाम क्या है? 52nd अमेंडमेंट का दूसरा नाम 52nd अमेंडमेंट का दूसरा नाम है एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ, ये दूसरा नाम है उसका। एंटी डिफेक्शन एक्ट भी कहते हैं उसको। ठीक है, 1985 में आया था ये लॉ। और प्लस 52nd अमेंडमेंट में 10th शेड्यूल भी ऐड किया था, मतलब ये तो करेक्ट ही है। पॉपुलरली नोन एज एंटी डिफेक्शन लॉ, ये भी करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट ही है, बोथ आर ट्रू। आंसर इज सी। मैंने ऑलरेडी कहा था 52nd अमेंडमेंट काम का है। ठीक है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद राइट्स सिटीजनशिप ऑफ सर्टन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। अच्छा, आर्टिकल 8, अरे ये तो पहले ही बता चुका हूँ ना। देखो यार, आर्टिकल 5 इंडिया में सिटीजनशिप कैसे लेते हैं वो है। आर्टिकल 6 पाकिस्तान से इंडिया में अगर कोई माइग्रेट हो रहा है वो है। आर्टिकल 7 की मैं बात करूं तो कुछ ऐसे लोग हैं जो वो जो डेट थी ना 19 जुलाई, उसके बाद अगर इंडिया माइग्रेट होना चाहते हैं, इंडिया में वापस आना चाहते हैं, वो है। फिर आर्टिकल 8 की मैं बात करूं तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, उनके बारे में बात हो रही है। फिर आर्टिकल 9 जिसने और कोई सिटीजनशिप ली, कहाँ से ले ली, किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली, वो है। फिर उसके बाद आर्टिकल 10 अगर सिटीजनशिप रिलेटेड कुछ चेंजेस चाहिए तो वो उसकी बात करता है, आर्टिकल 10। एंड आर्टिकल 11 कहता है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट पे अपने हिसाब से लॉस बना सकता है। तो वैसे तो इसका आंसर क्या है? ए है। कौन से याद होने चाहिए तुमको सर सिटीजनशिप को लेकर? तो आर्टिकल 5 काम का है, आर्टिकल 8 काम का है, आर्टिकल 11 काम का है। CSET पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें ये याद होना चाहिए। फाइंड द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। द गवर्नर ऑफ द स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट। ये तो हाँ किया ना हम लोग ने पहले भी, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ऑलरेडी कर चुके दोस्तों। तो फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, मतलब ये हो गया ना। बी। चलो, रूलिंग ऑफ, ये फिर से रिपीट हुआ, रूलिंग 2019 कौन सा ऑफिस? खाली ऑप्शंस नीचे ऊपर कर दिए, वो ध्यान देना हो। ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रियम्बल, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिक्वेस्ट टू ऑल सिटीजन। ये देखो, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी क्या था ना आर्टिकल 14 से 18। मेरे को लगता है सेम अटेम्प्ट है, सेट अलग है शायद, चेक कर लेते हैं। हाँ देखा ना, सेट बी है। पहले यही अटेम्प्ट था, सेट ए होगा उसमें, जो हम लोग ने पहले सॉल्व किया। कुछ क्वेश्चंस देखो नहीं दिया, मतलब सेट ए है। कुछ क्वेश्चंस जो हैं रिपीट होते हैं सेम सेट में। ठीक है, तो ये तो पहले वाले ये सेम है, खाली ऑप्शंस नीचे ऊपर डाल दिए। देखो वापस आ गया आर्टिकल 20। तो इसमें पहला तो जो था वो हम लोग ने वहाँ भी फॉल्स टिक किया था, तो यहाँ पे भी फॉल्स ही होगा। ये जो ट्रू था ये भी ट्रू हो जाएगा। तो फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, ये रहा सी। ठीक है, विथ रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट रेफर्स द यूनियन लिस्ट इन विच ऑल द इश्यूज मैटर दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर द नेशन रिक्वायरिंग यूनिफॉर्मिटी। सर स्मार्ट है, अपने को ये सब आता है सर। तो ये बी हो गया। ठीक है, बट लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 कौन सा शेड्यूल? शेड्यूल 7। ठीक है, चलो जुलाई 2021 के क्वेश्चंस। फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4 है, ये रहा। 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट्स। 4 में क्या है? DP SP। पार्ट 2 में क्या है? सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए। चलो, इन द मेनका गांधी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया विच अमंग द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स वर इंटरप्रेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट? सबसे पहले तो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया किस आर्टिकल को रिलेट करता है? और ये एक लैंडमार्क केस है बॉस। ठीक है, लैंडमार्क जजमेंट दी गई थी इसमें, तो ये लैंडमार्क केस है, भूलना मत। ठीक है, अच्छा, ये आर्टिकल 21 को लेकर बनाया गया, मतलब आर्टिकल 21 को लेकर मेनका गांधी केस है, राइट। एंड आर्टिकल 21 किस चीज़ की बात करता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। बाकी के किस चीज़ की बात करते हैं? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, आर्टिकल 20। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, आर्टिकल 29 एंड 30। प्रोटेक्शन ऑफ कंसेंट्स एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25। आंसर भी है बॉस, बट बाकी के ऑप्शंस अगर देखे ही नहीं तो क्या फ़ायदा, राइट। आइडेंटिफाई द लैंडमार्क अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट रिड्यूसेस द वोटिंग एज 21 से 18। कौन से अमेंडमेंट में? तो 61st अमेंडमेंट में हुआ था, पहले भी किया हम लोगों ने ये ऑप्शन। विच
article of the constitution mention about the appointment of prime minister by the president of India? Article 75 बात करता है अपॉइंटमेंट किसकी? प्राइम मिनिस्टर की. द वर्ड स्टेट as mentioned in article 1 नहीं बाबा, article 12 applies to which of the following part of the Indian constitution? अरे तो ये तो तुम्हें पता ही है ना, जो अपना पार्ट 3 है वो कहाँ से चालू होता है? आर्टिकल 12 से चालू होता है. कहाँ तक? आर्टिकल 35 तक. फिर पार्ट 4 कहाँ से चालू होता है? 36 से. कहाँ तक? 51 तक. फिर पार्ट 4A चालू होता है. कहाँ से? आर्टिकल 51A. एक ही है वो, कहाँ तक नहीं है वो. ठीक है, तो इस हिसाब से तो ये आंसर हो जाएगा उसका, क्योंकि आर्टिकल 12 कहाँ से चालू होता है, वो किस पार्ट में आता है वही पूछा ना, तो पार्ट 3 में आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी. अरे है कि नहीं? अच्छा, आर्टिकल 12 स्टेट, हाँ, बट स्टेट को लेकर एक केस है, वो पढ़ना अच्छे से. केस का नाम क्या है? केस का नाम है अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजिब. इस केस में हम लोग इंस्ट्रूमेंटालिटी टेस्ट फाइंड आउट करते कि कोई एंटिटी स्टेट एंटिटी है या नहीं, ये कैसे समझेगा. ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना. चलो नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट पूछा गया है कि मिनिमम एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए? 30 ईयर्स. सी बराबर. चलो, under which major constitutional amendment the absolute powers of the parliament to amend any part of the constitution including fundamental rights were restored? ओहो, ये तो 24th अमेंडमेंट में लाया था यार, ये तो पूरी कहानी है. आर्टिकल 13 डेफिनेशन ऑफ लॉ में चेंजेस लाए थे. सुनिए कहानी. कहानी तभी सुनाऊंगा जब आप हाँ बोलोगे कमेंट सेक्शन में. ठीक है, मेजरली ये बहुत सारी जगहों पे नहीं सिखाई जाती है आर्टिकल 13 समझाने के दौरान. क्यों? क्योंकि इसके पीछे का बहुत सारा लॉजिक है, बहुत सारी एक्सप्लेनेशन है, बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो काफ़ी लोग नहीं जानते. ठीक है, या उनकी रिसर्च में रिलेटेड थोड़ी इश्यूज़ है. हम लोग क्लास में बाय द वे डिस्कस करते हैं. स्टार्ट करने के पहले आर्टिकल 13 स्टार्ट करने के पहले मैं हमेशा कहता हूँ कि ये चीज़ थोड़ी टेक्निकल है, बट तुम्हें मज़ा आएगा. तो आप सब लोग हाँ बोलोगे तो मैं ये कहानी सुनाऊँगा. कम से कम मेरे को 10 लोगों का हाँ चाहिए, तब ही मैं ये कहानी सुनाऊँगा, नहीं तो मैं नहीं सुना रहा. ठीक है, रुका हूं मैं. 10 हाँ. चलो सुनो, वैसे आ गए 10, बट सुन लो. आर्टिकल 13 जो डेफिनेशन देता है लॉ की, हालांकि लॉ होते हैं 2 तरीके के. एक होता है पार्लियामेंट्री लॉ. पार्लियामेंट्री लॉ मतलब लॉ मेड बाय पार्लियामेंट. दूसरा होता है कॉन्स्टिट्यूएंट लॉ. कॉन्स्टिट्यूएंट लॉ का मतलब होता है एनी अमेंडमेंट्स व्हिच वी ब्रिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूएंट लॉ. ठीक है, अब हालांकि दोनों काम पार्लियामेंट ही करती है, दोनों काम रूलिंग पार्टी करती है जो पार्लियामेंट में बैठती है. कौन से दोनों काम? पार्लियामेंट्री लॉ लाने का भी काम और कॉन्स्टिट्यूएंट लॉ लाने का भी काम. कॉन्स्टिट्यूएंट लॉ बनाने का भी काम, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाने का काम, और प्लस पार्लियामेंट्री लॉस. अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए करंट सिचुएशन पे आ जाते हैं. हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार अगर कोई कानून बनाती है जो देश हित में ज़रूरी है, जैसे जीएसटी एक्ट, ट्रिपल तलाक एक्ट, या वुमेन्स रिजर्वेशन बिल जो अभी रिसेंटली पास किया गया, तो ये जो कानून बना रही है ये सब पार्लियामेंट्री लॉस है. ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट में बैठ के बनाए गए. बट वो सारी चीज़ें जहाँ करंट रूलिंग गवर्नमेंट चाहती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव होना चाहिए, जैसे आर्टिकल 377 को हटाना, आर्टिकल 377 को हटाना, अगर करंट सरकार को लगा था ये ज़रूरी है तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन से वो चीज़ हटा दी, तो ये होता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. ठीक है, इन शॉर्ट ऐसा कोई भी चीज़ जो पार्लियामेंट्री ने लॉ फॉर्मेट पे बनाया, मतलब जो डेली बेसिस पे काम आने वाला लॉ बनाया, तो उसे पार्लियामेंट्री लॉ कहते हैं. बट अगर करंट रूलिंग गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में ही बदलाव लाया है तो उसे कॉन्स्टिट्यूएंट लॉ कहते हैं. अब जो इस देश का सुप्रीम कोर्ट है उन्हें एक आर्टिकल 13 से पावर मिला है. क्यों कहते हैं आर्टिकल 13 गिव्स टीथ टू द फंडामेंटल राइट्स? द वर्ड टीथ रिप्रेजेंट्स पावर. Now this power is given to Supreme Court. This power is called as power of judicial review. And according to this power, Supreme Court can declare any action of government, any law of government unconstitutional if that particular action, if that particular law stands to be against the constitution. म्हणजे मतलब अगर भारत सरकार का ऐसा कोई एक्ट या भारत सरकार का बनाया हुआ कोई कानून अगर भारत के संविधान के अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू पावर के जरिए
उस एक्ट, उस एक्शन, उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है। बट सर एक बात बताओ, अगर सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन में लाई हुई चीज़ों को जुडिशियल पावर के जरिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है, तो इस तरीके से तो कभी कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव ही नहीं आएगा। यही तो इंदिरा गांधी ने भी कहा, यही तो इंदिरा गांधी ने कहा। कब? जब आईसी गोलकनाथ केस हुआ था। आईसी गोलकनाथ केस एक ऐसा केस है जिसमें 3 भाइयों की ज़मीन पंजाब सरकार ने अक्वायर कर ली थी ये बोल के कि उनके पास पावर है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(1)(f), आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F राइट टू अक्वायर प्रॉपर्टी की बात करता है। बट सर वो तो डिलीट हो गया, वो तो इस स्टोरी के बाद डिलीट हुआ ना, तब तक तो डिलीट नहीं हुआ था गोलकनाथ केस में। तो गोलकनाथ केस में जब पंजाब की सरकार इन तीनों भाइयों की प्रॉपर्टीज़ को अक्वायर करती है ये बोल के कि हमारे पास हक है, तो तीनों भाई पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट को जाके तीनों भाई कहते हैं कि हमारा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F अफेक्ट हुआ है। और ये भी जाके कहती है कि इंदिरा गांधी की सरकार या जो करंट गवर्नमेंट उस टाइम की थी वो अगर इस तरीके से कानून बनाते रहेगी तो कॉन्स्टिट्यूशन तो खतरे में आ जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो देश चला रही है वो फंडामेंटल राइट को टच नहीं कर सकती। किस में कहा? ये गोलकनाथ केस की जजमेंट में कहा। और इंदिरा गांधी का ऐसा हाल हो गया, अरे भाई ये क्या बात हुई, मतलब जो चीज़ 1950 में बनाई गई वो 1970s, 1980s, 2000, 2010, 2030 ऐसे ही फॉलो किया जाए। हाउ इज इट पॉसिबल टू फॉलो समथिंग विच वॉज मेड इन द ईयर 1950? तो इंदिरा गांधी ने बोला नॉट पॉसिबल। बट इंदिरा गांधी ने फिर सुप्रीम कोर्ट को एक सवाल पूछा, नॉट इंदिरा गांधी, व्हेन आई से इंदिरा गांधी ने पूछा दैट डजंट मीन दैट शी आस्क्ड पर्सनली, मैं लिटरल सेंस में नहीं बात कर रहा हूँ। इंदिरा गांधी की साइड से ये सवाल पूछा गया सुप्रीम कोर्ट को कि सर क्या भारत सरकार जो देश चला रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव ला सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है, हाँ ला सकती है। तो उन्होंने बदलाव लाकर क्या किया पता है? उन्होंने बदलाव लाकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट को जो पावर है ना जुडिशियल रिव्यू का, ये पावर एक्सरसाइज नहीं हो सकता। कब? जब भारत सरकार संविधान में बदलाव लाएगी तब ये यूज नहीं हो सकता। मतलब जिस पावर का घमंड था सुप्रीम कोर्ट को, उसी पावर को इंदिरा गांधी ने अमेंडमेंट लाके 24th अमेंडमेंट लाके हटा दिया और अपने पावर्स को, पार्लियामेंट्री पावर्स को रिस्टोर कर दिया। क्या बोल के रिस्टोर कर दिया? उस अमेंडमेंट में ये लिखा गया कि द वर्ड लॉ, उसमें ये लिखा गया द वर्ड लॉ अंडर आर्टिकल 13 डज नॉट इंक्लूड्स द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। क्या लिखा? द वर्ड लॉ अंडर आर्टिकल 13 डज नॉट इंक्लूड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट लॉ। मतलब भारत के संविधान में लाए गए बदलाव कानून तो हैं पर आर्टिकल 13 में इंक्लूड नहीं होते। इसका मतलब जो पावर है जुडिशियल रिव्यू का सुप्रीम कोर्ट के पास, ये पावर भारत के संविधान को अमेंड करने के टाइम पर यूज नहीं किया जाएगा। और जो सरकार देश चला रही है वो संविधान को अपने हिसाब से देश के हित में बदल सकती है। इतना ही नहीं, उसमें फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट 3 में है वो भी बदल सकती है। अब इसी 24th अमेंडमेंट को, ये जो इंदिरा गांधी ने जो मैंने कहा, इसी 24th अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था केशवानंद भारती केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी को बोला कि ठीक है, ओके, आप या आने वाली फ्यूचर में कोई भी सरकार भारत के संविधान को बदल सकती है। इतना ही नहीं, फंडामेंटल राइट्स को भी बदल सकती है, बट आप कॉन्स्टिट्यूशन के एक हिस्से को हाथ नहीं लगा सकते। यू कैन नॉट टच अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये पर्टिकुलर पार्ट, ये एक हिस्सा क्या है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। यस, इन शॉर्ट इस पूरी कहानी का इस क्वेश्चन के साथ ये लेना देना है कि 24th अमेंडमेंट के जरिए पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट लाकर जो पावर्स गोलकनाथ केस में उनसे छीने गए थे, एक अमेंडमेंट लाकर उन्हीं पावर्स को रिस्टोर किया गया था। किसने? पार्लियामेंट ने। कौन सा पावर? कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने का पावर, फंडामेंटल राइट्स को बदलने का पावर। नेक्स्ट आता हूँ, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। ये तो आर्टिकल 2930 है, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स की बात करता है। ये रहा डी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस was it held that the constitution should be read and interpreted in the light of the vision expressed in the preamble? किस केस में ऐसा कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रीएम्बल को ध्यान में रखते हुए पढ़ना चाहिए? ये तो सब इसी में ही हुआ था ना। और इसी में ही तो सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी को क्या बोला कि यू कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, नो इश्यूज। यू कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नो इश्यूज, बट यू कैनॉट टच व्हाट?
ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। जेके शाह स्टूडेंट्स भर भर के लिखने वाले हैं, क्योंकि उनको पता है कि किस चीज़ को टच नहीं किया जा सकता है। उनसे तो जवाब मिल ही जाएगा। जो नॉन जेकेसी स्टूडेंट है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग बताइए, आप लोग ये लिख के बताइए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो देश चला रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से ऐसे हिस्से को टच नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैव एपेलेट सिविल एंड क्रिमिनल जुरिसडिक्शन ओवर लोअर कोर्ट्स। करेक्ट, बात तो बराबर है। मतलब क्या लिखा हुआ है कि ये हाई कोर्ट, उसके नीचे सिविल कोर्ट्स एंड क्रिमिनल कोर्ट्स। तो हाई कोर्ट हैज एपेलेट जुरिसडिक्शन। एपेलेट जुरिसडिक्शन मतलब हाई कोर्ट एंटरटेन्स अपील इन सिविल मैटर्स ऑल्सो, क्रिमिनल मैटर्स ऑल्सो। तो ये करेक्ट है। हाई कोर्ट हैव रिट जुरिसडिक्शन टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स एंड फॉर सर्टन अदर पर्पसेस। ये भी करेक्ट है, आर्टिकल 226। तो दोनों ही तो करेक्ट है, तो दोनों करेक्ट है, तो बी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड अंडर द आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से दिए गए कौन से क्वेश्चंस, इनमें से दिए गए कौन से ऑप्शंस आर्टिकल 19 को लेकर है? फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो ये हो गया आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी। फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेस, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। फ्रीडम टू अक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज, 19(1)(f) but deleted during Indira Gandhi government, which year? 1978. which amendment? 44th amendment। क्या बात है, ये उसका आंसर है। मतलब क्यों ये आंसर है? क्योंकि दिया हुआ इनकरेक्ट पूछा, तो ये है नहीं तो इसीलिए, बाकी सब तो फंडामेंटल राइट्स है ना, ये नहीं है, इसीलिए डी आंसर है। इसका आंसर क्या है? डी। As per the Indian Constitution, which of the following option is correct with reference to authorities having the power to grant pardon and to suspend, remit or commute sentence in certain cases? क्वेश्चन कहता है कि इनमें से दी गई कौन सी अथॉरिटीज़ हैं जो सज़ा को कम कर सकती है, हटा सकती है, या कोई हल्का फुल्का सा बदलाव ला सकती है। तो ये तो काम प्रेसिडेंट ही कर सकता है, मर्सी पिटीशन वगैरह प्रेसिडेंट के पास ही जाता है। ठीक है, ये तो प्रेसिडेंट ही कर सकता है। बट इसका एक आर्टिकल था, मतलब मेरे पास एक ऑप्शन था कि एक आर्टिकल के थ्रू ये सब हो सकता है। ठीक है, चलो ये भी सही है। अंडर द मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एब्सोल्यूट पावर जस्ट डिस्कस किया, तो डी आंसर है। मिनिमम एज राज्यसभा में 30। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज स्टेटेड अंडर आर्टिकल 74 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, इसी है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब कैबिनेट मिनिस्टर्स, लगभग कैबिनेट मिनिस्टर्स का काम क्या है आर्टिकल 74 के हिसाब से, कि वो प्रेसिडेंट को एडवाइस दे, हेल्प करें जब जब ज़रूरत पड़े, और प्लस जब प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास कर रहे हैं तो उस टाइम पर इनसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से डिस्कस करके करेंगे वो। विच पार्ट ऑफ द आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस द प्रोविजंस रिगार्डिंग सिटीजनशिप? पार्ट 2 आर्टिकल 5 से 11 बता चुका हूँ ऑलरेडी। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, सेम कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, खाली ऑप्शन चेंज हुए, क्वेश्चन सेम है। राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ व्हाट? अगर सिर्फ फ्रीडम की बात हो रही है तो 19। फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28। कल्चरल एजुकेशन राइट 29-30। एक्सप्लॉयटेशन तो 23 एंड 24। ठीक है, आंसर सी है, बट हम लोग दूसरे ऑप्शंस भी चेक कर रहे हैं, रिवाइज हो रहा है ना, क्योंकि गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन विच दे अपीयर इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले जस्टिस आता है, फिर लिबर्टी, फिर इक्वालिटी। तो ये पहले आएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, तो मतलब 3, 2, 1, तो 3, 2, 1 ये सी। क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द डायरेक्ट प्रिंसिपल्स द स्टेट मस्ट एंडेवर टू प्रोवाइड यूसीसी? यूसीसी आर्टिकल 44 में बॉस। और मुझे लग रहा है कि 2024 के बाद ये कानून देश में आ जाएगा। वैसे ये लिस्ट 3 में आता है, कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा है। कुछ स्टेट्स में यूसीसी ऑलरेडी है और सेंटर में अभी तक यूसीसी नहीं बना है। स्टेट्स में जैसे यूपी, गोवा जैसे स्टेट्स में, हिमाचल प्रदेश जैसे स्टेट्स में यूसीसी उनका खुद का है। क्यों है सर उनका खुद का? क्योंकि लिस्ट 3 का हिस्सा है। लिस्ट 3 के मैटर्स पे दोनों बॉडीज, सेंटर और स्टेट, कानून बना सकती है।
आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट इंक्लूड्स, तो स्टेट की डेफिनेशन में क्या आता है? स्टेट की डेफिनेशन में आता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट गैदर कहाँ होता है? पार्लियामेंट में। स्टेट गवर्नमेंट गैदर कहाँ होता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। और लोकल गवर्नमेंट के साथ साथ वो सारी अथॉरिटीज़ जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में, ठीक है। तो उस हिसाब से तो सारी करेक्ट है, 1 2 3 डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की फिर से ये कितने सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। चलो आगे बढ़ते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस 10% रिजर्वेशन फॉर EWS ऑफ सोसाइटी फॉर एडमिशन टू सेंट्रल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस? तो 103rd अमेंडमेंट में आया था। अच्छा चलो, एक 103rd अमेंडमेंट ये तो बताया, बट ये कौन सा आर्टिकल है? हाँ सर, आर्टिकल 15 है, बट आर्टिकल 15 कौन सा क्लॉज? करेक्ट, आर्टिकल 15 क्लॉज 6, 15(6) और 16(6) साथ में आए थे, तुम्हें याद रहेगा तो 15(6) और 16(6) साथ में आए थे इसी के थ्रू, ठीक है। तो इसका आंसर सी है। 42nd अमेंडमेंट 1976 इंसर्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? मैंने बोला था, ठीक है। ये वर्ड जो था पहले नहीं हुआ करता था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके साथ 2 वर्ड्स और आए थे, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। एज पर आर्टिकल 75 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर? प्रेसिडेंट। As per Article 254 of Indian Constitution, in case of inconsistency between the law made by the Parliament and the state legislature, which shall prevail? Law made by the Parliament shall prevail. क्या ये सर? ये देखो, जो लिस्ट 3 है, ठीक है, उस पर दोनों लॉ बना सकते हैं, यूनियन पार्लियामेंट भी बना सकती है एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी बना सकती है। व्हाट इफ इन्होंने जो लॉ बनाया है और जो इन्होंने लॉ बनाया है सेम सब्जेक्ट मैटर पे, जो इन्होंने लॉ बनाया और जो इन्होंने लॉ बनाया वो एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। से फॉर एग्जांपल लिस्ट 3 में जैसे लेबर लॉ आता है, लेबर लॉ आता है, तो लेबर लॉ इन्होंने भी बनाया सेंटर ने, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेड यूनियन एक्ट, वैसे महाराष्ट्र स्टेट ने भी बनाया और उसका नाम रखा है महाराष्ट्र रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन एक्ट। वैसे ये सच में है। तो मान लो इनका कानून और इनका कानून आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसके प्रोविजंस कुछ और कह रहे हैं, इसके प्रोविजंस कुछ और कह रहे हैं, तो फिर किसे प्रिवेल किया जाएगा, किसे फॉलो किया जाएगा? तो जो भी पार्लियामेंट का लॉ कहेगा उसे फॉलो किया जाएगा, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? ऐसा कोई भी मैटर जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है और कोई भी सिटीजन उसे फाइल कर सकता है, सी उसका आंसर है। अंडर द प्रोविजंस ऑफ विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द पार्लियामेंट provide adjudication of disputes related to water of intra-state rivers of river valley? हो, ये तो रिसेंटली कर्नाटका तमिलनाडु में इशू चल रहा था कावेरी रिवर को लेकर, उसी को लेकर आर्टिकल 262 बना के रखा था, उसी को लेकर आर्टिकल 262 बनाया था। चलो ये भी सॉर्टेड है। Who has the authority to regulate the right of citizenship by the law? पार्लियामेंट बता चुका हूँ आर्टिकल 11 के अंदर ए, ठीक है। इसका आंसर क्या है? Who has the authority to regulate the right of citizenship by law under Article 11? क्या कहता है? Who has the authority to regulate the right of citizenship by the law under Article? तो पार्लियामेंट ए। No citizen shall on the ground of religion, disability, etc. subject to restriction with regards to access of shop, public restaurant, होटल्स एंड पब्लिक प्लेस एंटरटेनमेंट इज़ अ फंडामेंटल। मतलब बेसिकली किसी को भी रिस्ट्रिक्शन नहीं किया जाएगा, किसी भी सिटीजन को रिस्ट्रिक्शन नहीं किया जाएगा। कहाँ से? किसी भी चीज़ का एक्सेस करने से। किस चीज़ का एक्सेस करने से? शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट इज़ अ फंडामेंटल राइट मेंशन अंडर विच आर्टिकल? 15 में दिया हुआ है। 15 का 15, अच्छा ये नहीं आएगा तो 15 ऐसे ही रखते हैं, फिर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, डी। दोनों का आंसर डी है। द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल कंसिस्ट ऑफ मिनिमम, काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा, आई मीन टू से, मेरा मिस्टेक, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट, लोकसभा इज हाउस ऑफ पीपल, 250 लोग, बट इसका भी बाइफर्केशन है 238 प्लस 12। ये 12 वो लोग जो कंट्री को रिप्रेजेंट करके प्राउड फील करवाए उन लोग, और ये स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। इनको प्रेसिडेंट पार्टी नॉमिनेट करती है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, 6 साल के लिए अपॉइंट होती है। हु वाज द फर्स्ट, when was the first constitutional amendment enacted in India? 1951. A. Article 260 of the Constitution of India deals with the provisions related to which of the following aspect? 263 तो इंटर-स्टेट काउंसिल इसके साथ डील करता, इंटर-स्टेट काउंसिल।
As per the provisions of the Constitution, what is the minimum and maximum and minimum number of members respectively in a state assembly? State legislative assembly is basically विधान सभा. तो विधान सभा में मिनिमम कितने होते हैं? मिनिमम होते हैं 60, मैक्सिमम होते हैं 500. और विधान परिषद में, तो विधान परिषद में मिनिमम होते हैं 40 और मैक्सिमम होते हैं 1/3 ऑफ जो भी आपके एमएलएज आए हैं विधानसभा में. आपको 300 एमएलए आए तो फिर 1/3 उसका हो जाता है 100. तो मैक्सिमम एमएलसीज कितने चाहिए रहेंगे फिर आपको? मैक्सिमम एमएलसीज कितने रहेंगे आपके? 100. मिनिमम कितने रहेंगे? 40. तो 100 के 40 के बीच में कुछ भी चलेगा. बट कब ऐसा होगा? जब आपके विधानसभा में 300 एमएलएज आए. अभी 300 बहुत ज़्यादा हो गए. ठीक है, चलो इसको नंबर छोटा कर लेते हैं. मान लो 180 आए तो 180 का 1/3 होता है 60. तो 60 विल बी मैक्सिमम, मिनिमम विल बी 40. तो एमएलसीज कितने होंगे? एनीथिंग बिटवीन 60 to 40. ठीक है, बट सर ये आपने 180 कैसे डिसाइड किया? एज्यूम्ड है बाबा, एग्जाम्पल है, समझाने के लिए. वो आइडेंटिफाई द लैंडमार्क केसेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन. मैंने तुमको कहा था ना कि वो कौन सी चीज़ है जो इंदिरा गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप टच नहीं कर सकते, वो यही है बाय द वे, बेसिक स्ट्रक्चर. किस केस में कहा था? केशवानंद भारती केस में कहा था. द प्रोविजन रिलेटेड टू सिटीजनशिप आर एनश्रिंड अंडर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? पार्ट 2, आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11. ठीक है, बाकी क्या है? पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 डीपीएसपी, पार्ट 1 इंडिया. डन. सो दिस वाज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, कोई डाउट डिफिकल्टी फील फ्री टू डिस्कस इन द कमेंट सेक्शन, और यू पीपल ऑलरेडी नो हाउ यू आर सपोज टू कम्युनिकेट. ठीक है, अपन ऑलरेडी कनेक्टेड है अलग अलग तरीके से, तो फिर टेंशन ही नहीं. चलो टॉट स्टार्ट करता हूँ. टॉट के क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं, खत्म करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ malicious prosecution? Conclusion of legal proceeding in response to malicious prosecution in favor of plaintiff. ठीक है, ये तो करेक्ट ही है. Departmental inquiry initiated against someone maliciously by some disciplinary committee. Okay. A malicious complaint about the plaintiff before administrative authorities are the police. Okay. The plaintiff has not suffered any damage due to the malicious complaint. ठीक है, मतलब क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ malicious prosecution. तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनिशिएटेड अगेंस्ट समवन maliciously by some disciplinary committee. तो ऐसे तो देखा जाए तो इसका आंसर यही है, क्योंकि यही तो कंडीशन है एक कि क्या भाई malicious prosecution की जो लीगल प्रोसीडिंग्स है प्लेंटिफ के फेवर में कंक्लूड होनी चाहिए. यही उसका कंडीशन है. दिस इज द 5th कंडीशन इफ यू गो एंड चेक. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग प्राइवेट न्यूसेंस? इनमें से दिए गए कौन सी चीज़ें प्राइवेट न्यूसेंस को लेकर नहीं है? इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट ऑफ अ प्राइवेट पर्सन ये है. अनरीजनेबल मेडलिंग विद राइट्स ऑफ अदर, मतलब दूसरों के कामों में इंटरफेयर करना, ये भी है. अनरीजनेबल इंटरफेरेंस इन द यूज एंड एंजॉयमेंट ऑफ लैंड रिजल्टिंग इन सम डैमेज, ये भी है. A sudden trivial annoyance which can call be an offensive act. Offensive act तो क्राइम हो गया, तो वो पब्लिक न्यूसेंस हो गया. डी इसका आंसर है. Which among the following option is a legal remedy that authorizes a person in possession of land to seize the trespassing cattle and detain them? इनमें से दी गई कौन सी रेमेडी, अगर कोई कैटल आपकी प्रॉपर्टी में घुस गया और आप उसे डिटेन कर सकते हो, इनमें से कौन सी रेमेडी? बाय द वे ये सारी एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज है, तो बताओ कौन सी रेमेडीज है इनमें से? इसका आंसर डिस्ट्रेस डैमेज फीसेंट है. ठीक है, इसका मतलब ही यही होता है, और ये फीसेंट एफ है, इसका मतलब ही होता है क्या? डिटेन थिंग्स विच कॉजेस डैमेजेस. नेक्स्ट पूछा द टर्म लिबल एंड स्लैंडर आर फॉर्म्स ऑफ डिफमेशन. इसमें से लिबल होता है परमानेंट नेचर का, स्लैंडर होता है टेम्पररी नेचर का, इसीलिए लिबल की पनिशमेंट भी स्लैंडर से ज़्यादा होती है. बाय द वे डिफमेशन इंडिया में टॉर्ट भी और क्राइम भी, और क्राइम में तो आईपीसी में दिया होता है, हर क्राइम्स आईपीसी में डिफाइन होते हैं. तो कौन से सेक्शन में? सेक्शन 499. ठीक है, एब्सेंस ऑफ रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज इज एन एसेंशियल एलिमेंट टू विच टॉट malicious prosecution. अब देखो malicious prosecution की 5 कंडीशन याद रखना. पहला कंडीशन, पहले सुन लो, कॉन्सेप्ट सुन लो. इसमें एक इंसान दूसरे इंसान पे क्या करता है? ब्लेम लगाता है, एलिगेशन लगाता है.
अब ब्लेम लगाने का इसके पास कॉज रहता है, ठीक है, बाद में ये कॉज एब्सेंट हो जाता है, मतलब ये कॉज अनप्रूव रह जाता है। फिर इस ब्लेम की वजह से ये इंसान सफ़र करता है। अब जो इंसान सफ़र करता है वो तय करता है कि वो उसके अगेंस्ट केस करेगा, किसके अगेंस्ट, जिसने ब्लेम लगाया। अब क्योंकि ये केस कर रहा है तो ये कौन बन गया, ये बन गया प्लेंटिफ, ये हो गया डिफेंडेंट, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये केस करता है, ये सूट फाइल करता है। अब ये कैसे साबित होगा कि ये जो आरोप लगाया गया ये झूठा है, इस इंसान ने इस इंसान पे जो आरोप लगाया ये कैसे साबित होगा झूठा है? तो ये तो तब साबित होगा जब ये केस ये इंसान जीतेगा, तो इसके फेवर में आना चाहिए, ठीक है। चलो अब मैं इसकी कंडीशन समझा देता हूँ। ये देखो, पहली कंडीशन क्या कहती है कि डिफेंडेंट प्लेंटिफ पे ब्लेम लगाएगा, प्रोसिक्यूशन इनिशिएट करेगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन कहती है कि डिफेंडेंट के पास उस चीज़ का प्रोबेबल कॉज होगा जो प्रूव नहीं हो पाएगा। तीसरी कंडीशन कहती है कि प्लेंटिफ बेचारा सफ़र करेगा, ठीक है। चौथी कंडीशन कहती है कि प्लेंटिफ सफ़र करेगा, ये तो ठीक है, बट कैसे साबित होगा कि प्लेंटिफ के साथ गलत हुआ है, मतलब प्लेंटिफ पे गलत आरोप लगाया गया, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, ये कैसे प्रूव होगा? तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि डिफेंडेंट हैज़ एक्टेड मैलिशियसली, उसका माइंड मैलिशियस था। एंड ये कब प्रूव होगा कि वो एक्टेड मैलिशियसली? जब प्लेंटिफ केस जीतेगा, ठीक है। तो ये पूछा गया कि इनमें से कौन सी जो है कंडीशन है, तो वो बी आंसर है उसका, ठीक है। आगे अगर मैं बोलूँ मीन्स प्रॉफिट्स, मीन्स प्रॉफिट का मतलब होता है जब आप ट्रेसपासिंग करके किसी की प्रॉपर्टी में ट्रेसपासिंग करके वहाँ से कमा रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल समझो मैं रेंट पे रहता हूँ, ठीक है, और मैंने रेंट पे एक और को सेम जो मैंने जहाँ मैं रेंट पे रह रहा हूँ वो किसी और को भी रेंट पे दे रखा है, तो जो मैं कमा रहा हूँ रेंट पे देकर बिना मेरे ओरिजिनल ओनर को बताए, जो मैं रेंट पे देकर कमा रहा हूँ उसी को मीन्स प्रॉफिट कहते हैं। तो ये कैसे कमाया जाता है? ट्रेसपासिंग करके कमाया जाता है, ठीक है। As stated by Winfield, tortious liability arises for the breach of duty primarily fixed by law. इसका आंसर ए है। Which of the following option is incorrect with reference to extrajudicial remedy available to people who have suffered some civil wrong? तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? अच्छा, अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस एक्स्ट्रा है, री एंट्री एक्स्ट्रा है, स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन तो जुडिशियल रेमेडी है, कॉम्पेंसेशन, इंजंक्शन एंड स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ये तीन जुडिशियल रेमेडीज है, डिस्ट्रेस डैमेज एक्स्ट्रा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। M point a gun at N, threatening him that it is loaded gun. Under which of the following case this act not to be considered as assault? M ने N पे गन पॉइंट कर रखा है और पूछा है कि गन लोडेड भी है, इनमें से कौन सी चीज़ें असॉल्ट नहीं मानी जाएगी? If the gun is loaded but N does not believe, M and thinks it is unloaded. Okay. If the gun is unloaded but N does not know. Okay. If gun is unloaded and N knows, हाँ तो फिर ठीक है ना, यही होगा ना। मैं आपके सामने गन रखता हूँ, आपको पता है ये अनलोडेड गन है, तो ये थ्रेट ऑफ असॉल्ट कैसे हुआ? मतलब ये एक्ट ऑफ असॉल्ट कैसे हुआ? आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट फैक्टर दैट डिस्टिंग्विश ट्रेसपासिंग फ्रॉम न्यूसेंस। ओके ओके, ये भी होता है, नंबर ऑफ वायोलेटर्स भी होता है, टाइप ऑफ प्रॉपर्टी भी होता है। न्यूसेंस में इनडायरेक्ट एविजन होता है, डायरेक्ट एविजन नहीं होता। ट्रेसपासिंग में डायरेक्ट एविजन होता है, इन्वेजन होता है, मतलब ट्रेसपासिंग में डायरेक्ट इन्वेजन होता है, न्यूसेंस में इनडायरेक्ट इन्वेजन होता है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन लिस्टेड बिलो आर ट्रू विथ रेफरेंस टू जनरल कंडीशन दैट कॉन्स्टिट्यूट अ टॉर्ट? लीगल रेमेडी होना चाहिए, इंजुरियस इन डैमनम होना चाहिए, मतलब इंजुरियस इन डैमनम मतलब लीगल इंजरी विदाउट डैमेज होना चाहिए, और लीगल रेमेडी मिलना चाहिए 1 और 4, तो डी। ये तो नॉट एक्शनेबल होता है, और कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आ जाता है, तो इसलिए सेम विनफील्ड वाला आया था ए। द फेमस डोंगोई वर्सेस स्टीफसन केस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टॉर्ट? ये नेग्लिजेंस को लेकर है। वो लोग होटल में खाना खाने गए थे, तो जो खाना उन्होंने ऑर्डर किया था उसमें कुछ ख़राब निकला, और ये प्रूव हुआ कि खाना सर्व करने वाला और खाना बनाने वाले से नेग्लिजेंस हुआ है। Identify the legal case of India that is or related to the concept of absolute liability. MC Mehta versus Union of India, ये तो करेक्ट है, बट भोपाल गैस लीक नहीं था रे बाबा, वो तो श्रीराम फूड फर्टिलाइजर था, ओलियम गैस लीक था, गैस लीक केस था, श्रीराम फूड फर्टिलाइजर केस था।
भोपाल गैस ट्रेजेडी तो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के आने के पहले ही हो चुका था, तो इसीलिए ए आंसर होगा इसका। आइडेंटिफाई द एसेंशियल एलिमेंट और कैरेक्टराइज ऑफ द टॉर्ट नेग्लिजेंस, मतलब नेग्लिजेंस की कौन सी कंडीशंस हैं। तो पहली तो है ब्रीच ऑफ ड्यूटी होता ही है, सामने वाले को नुकसान भी होना चाहिए, इंजुरी इज फोर्सिबल होना चाहिए, नॉट फोर्सिबल थोड़ी होता है। तो फर्स्ट और सेकंड, फोर्सिबल मतलब प्रिडिक्टेबल, तो फर्स्ट और सेकंड डी। Amit was cheated by Praneeth in a certain contract due to which developed a vengeance against Praneeth. Accordingly, when police was suspecting Praneeth in a case of financial fraud during his employment with Amit, Amit interfered in the criminal investigation and provided a false evidence against Praneeth. What will be the most immediate outcome of this legal proceeding? Malicious prosecution. Amit will be held liable for malicious prosecution. Which of the following is not an intentional tort? नॉट एन इंटेंशनल टॉट, तो नेग्लिजेंस ही लग रहा है ऐसे कि, तो देखा जाए तो नॉट एन इंटेंशनल टॉट ना। नेग्लिजेंस इज बेसिकली फेलियर टू ड्यूटी, फेलियर टू टेक केयर ऑफ ड्यूटी। जानबूझकर नेग्लिजेंस थोड़ी होता है। Godwin's neighbor regularly play rock music at the maximum possible volume late at night. ये तो पर्सनल हो रहा है, मेरे साथ भी हुआ, which is adversely affecting the Godwin's health. This can be classified as nuisance. Which of the following option defines specific crime and provides a punishment for them? इनमें से कौन से कानून क्राइम की बात? IPC 1860, CPC प्रोसीजर के लिए काम आता है, CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर के लिए काम आता है, टॉर्ट लॉ ऑफ इंडिया ऐसा करके कोई लॉ नहीं है, बट हाँ कॉन्सेप्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ नेग्लिजेंस इन रिलेशन टू टॉर्ट? ड्यूटी है जिसका फेल होना नेग्लिजेंस कन्वर्ट करता है, कॉशियसनेस, कॉशियन भी है, ब्रीच भी है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी। स्लैंडर तो डिफॉर्मेशन है ना, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी। यहाँ पे बी। Identify the person who intentionally and without consent enters another person's property. Trespasser. C. Which of the following options can be defined as a judicial proceeding that is instituted by one person against another person with a wrongful or improper motive and without probable cause to sustain fit? एक ने दूसरे के अगेंस्ट जुडिशियल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट किया इम्प्रॉपर मोटिव से, malicious prosecution. Which of the following legal term means to help someone commit a crime? Abatement कहते हैं उसको, to abate कहते हैं उसको basically. To help means to abate. C. Which of the following option defines specific crime and provide punishment for the time? अभी तो बताया IPC. C. Godwin's neighbor ये भी किया, nuisance. A. Read the following statement and choose the correct answer. The object of the crime is to recompensate the plaintiff. Recompensed कहाँ से है भाई? क्राइम में recompensation नहीं होता. Whereas the objective of tort is to punish the accused and convicted. ये false है भाई. Tort is an infringement of private rights of an individual, whereas crime is a breach of public duty. ये true है. तो पहला false statement, दूसरा true है, तो D आंसर हो जाएगा. In the context of law of tort, identify the liability that is applicable to abnormal, dangerous situations. Strict liability. ऐसी कोई चीज़ जो डेंजरस नेचर की है, वहाँ पे अगर आप कुछ कर रहे हो, सामने वाले का नुकसान होता है, तो यू आर लाइबल एंड दैट लाइबिलिटी इज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू टॉर्ट एंड चूज द करेक्ट आंसर. टॉर्ट मीन्स अ सिविल wrong which can exclusively breach of contract or breach of trust. Correct. Tort is a species of civil injury or wrong opposed to criminal wrong. Correct. दोनों करेक्ट है. A. In legal sense, the act which signifies the failure to exercise standard of care which the doer as a reasonable man should have exercised in the given circumstances. A. Negligence. Failure of taking care of duties. इसका आंसर A है. चलो अब क्या ये भी टॉर्ट ही है क्या? कितना टॉर्ट है और? हाँ 1 2 5 questions. Identify the correct definition of negligence with relation to tort. Publication of statement तो defamation होता है. Direct physical interference with the plaintiff's possession of land through some material or tangible objects. Trespassing होता है. Breach of legal duty to take care of the plaintiff which results in undesired damage तो ये होता है negligence. Unlawful interference with person's enjoyment, इसे
न्यूसेंस कहते हैं, तो आंसर सी है इसका। ये न्यूसेंस है, ये ट्रेसपासिंग है और ये डिफमेशन है, बट सी वाला जो है वो नेग्लिजेंस है और वही पूछा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ टॉट आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन विथ रेफरेंस टू जनरल कंडीशन दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ टॉट। इनमें से कौन सी चीज़ें जो कॉन्ट्रैक्ट तो होगा नहीं। रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑफ द डिफेंडेंट आएगा। रॉन्गफुल एक्ट मस्ट रिजल्ट टू लीगल डैमेज भी है, गिव राइज टू लीगल रेमेडी, तीनों तो कंडीशन ही हुई, तो नहीं पूछा, तो आंसर ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अंडर द लॉ। अंडर द लाइबिलिटी द लॉ मेक पीपल पे कॉम्पनसेशन, करेक्ट, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में होता है। द लाइबिलिटी पीपल विल ऑलवेज हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी टू पे कॉम्पनसेशन फॉर डैमेजेस विदाउट एनी एक्सेप्शंस, ये गलत है, ये फॉल्स है, एक्सेप्शंस है उसमें। अंडर द लाइबिलिटी पीपल हैव द पे कॉम्पनसेशन विक्टिम इवन इफ दे टुक ऑल द नेसेसरी प्रिकॉशंस, पढ़ना पड़ता तो भी, तो ओनली 2 आएगा। फॉल्स पूछा है ना, तो फॉल्स स्टेटमेंट जो वो सेकंड वाला है, बाकी 2 ट्रू है। What is the meaning of Latin word damnum in injuria? Damages without infringement of legal rights. Actionable कि not actionable? Not actionable. कौन सा केस? Gloucester grammar school case. Identify the correct example of rule of vicarious liability. जब एक इंसान की गलती की जिम्मेदारी कोई और उठाता है, ठीक है, इसमें करेगा कोई, भरेगा कोई, ठीक है। हाँ, बट याद रखना इसमें ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एम्प्लॉयर इज नॉट लाइबल, ठीक है, कब? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की गलती की वजह से। हाउएवर इसमें 3 एक्सेप्शंस है, जब खुद अथॉरिटी थी, जब नेग्लिजेंस हुआ है, जब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का मैटर है। बट क्वेश्चन पूछा कि इनमें से कौन सा करेक्ट है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को लेकर, तो ए करेक्ट है ना, प्रिंसिपल एजेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके, मूविंग टू द थर्ड चैप्टर गाइस, तीसरी चैप्टर पे बढ़ रहे हैं। तीसरा चैप्टर एलिमेंट्स ऑफ सीएस लेजिस्लेशन। छोटे से क्वेश्चन है, कम ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें तो, ठीक है। इसके बाद लीगल मैक्सिम्स करेंगे, फिर मैं कुछ मैक्सिम्स है जो मैं आप सबके लिए मार्क करके आया हूँ, जो आप पढ़ोगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं एलिमेंट्स ऑफ सीएस लेजिस्लेशन, तीसरा चैप्टर। द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया वाज सेट अप अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। कौन सा एक्ट? कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। सी, टू बी ए ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग। ग्लोबल लीडर पढ़ा तो विजन ढूंढ लेने का, अगर ये विजन है, देखा, बट किसका? आईसीएसआई का। A wholly owned subsidiary of ICCI named as registered value organization is registered with which of the following regulatory body? IBBI, ठीक है। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, बराबर। ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन था, अब तीसरा क्वेश्चन। द PMO कोर्स गवर्नेंस इज ऑफर्ड टू द मेंबर ऑफ द ICCI टू एनेबल देम टू मास्टर एंड अप्लाई द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन रियल लाइफ सिचुएशन। PMQ स्टैंड्स फॉर, PMQ स्टैंड्स फॉर पोस्ट मेंबर क्वालिफिकेशन, है क्या? हाँ, ये रहा। ए, ICSI adopted the vision 2020. ICSI adopted the vision 2020. 2020 वाला विजन 2012 में आया था, 2022 वाला 2017 में आया था, तो बी आंसर है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन विद रेफरेंस टू मोटो। मोटो है स्पीक द ट्रूथ, अबाइड बाय द लॉस, ये रहा। हाई कैलिबर प्रोफेशनल फैसिलिटिंग, ये मिशन है। ग्लोबल लीडर विजन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म रजिस्ट्रेशन ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, ये तो IBBI करता है ना। ये बॉडी जो है किस लॉ के अंदर आती है? ये आती है IBC 2016, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 के अंदर आती है। डी आंसर है, ठीक है। इसका बी था। विच इज द मिशन? मिशन है बनना हाई कैलिबर प्रोफेशनल बनाना। सी, विजन क्या है? ग्लोबल लीडर बनना। In which year was the unique document identification number UDN application for practicing company secretaries was launched? 2019 में हुआ था, if I am not wrong, correct। देखा, डेट भी याद है, 1 जुलाई 2019। Which of the following options given below is incorrect with reference to the role of company secretary in practice? सैट के पास रिप्रेजेंट कर सकता है, CCI के पास कर सकता है, NCLT के पास कर सकता है, सिटी सिविल कोर्ट में नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ एडवोकेट चाहिए, प्रैक्टिसिंग CS नहीं चलेगा, इसीलिए आंसर डी हो जाएगा। इन विच प्लेस वॉज द ICCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इनॉग्रेटेड? ये तो 2017 हैदराबाद में हुआ था, यहीं तो नया 2 विजन सेट किया गया था। टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ द गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन, 50 साल पूरे हुए थे इस दिन पे, 50 ईयर्स।
सेलिब्रेशन आईसीएस है द मोटो फॉर, मोदी जी आए थे हमारे प्रधानमंत्री, तो ठीक है, ये हुआ था 4 अक्टूबर 2017 को, जहाँ पे मोटो डिसाइड हुआ था जिसका नाम रखा था सत्यम वद धर्म चर, मतलब स्पीक द ट्रुथ अबाइड बाय द लॉ। द विजन ये 2022 बोला था, 2017 में आया था, ये पहले ही बता चुका हूँ वैसे तो ये क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, वही सेम डेट, सेम डेट 4 अक्टूबर 2017। Identify the correct statement about the Institute of Company Secretary. It is a private national body set up under the Act of Parliament. Yes, which Act? Company Secretaries Act 1980. It is the only recognized professional body in the country to develop and regulate the professions of company secretaries in India. दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ए। ICS मिडिल ईस्ट दुबई गए थे। Was inaugurated December 2019. Which of the following cities? DIFC. Which of the following incorrect with reference to core values of the integrity? हाँ, Institute of Company Secretaries of India, इसमें रिलायबिलिटी भी है, इंटीग्रिटी भी है, एथिक्स भी आता है, ओनरशिप भी आता है, स्टेक होल्डर सेंट्रिक आता है, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं आता बॉस। तुम्हें कभी सेल्फ रियलाइजेशन होगा, सेल्फ रियलाइजेशन से याद है, किस चीज़ का सेल्फ रियलाइजेशन? कि पढ़ना है भाई। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारे बस की बात नहीं है, उसके लिए हाँ मीत सर हमारे आ जाएंगे आपको सिखाने के लिए, ठीक है। तो सर फिर क्या बचा? तो फिर बचा मैक्सिम्स, लीगल मैक्सिम्स। मैंने कहा था जो कुछ क्वेश्चंस आके गए वो देख लेते हैं। वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, उबी जुइस इबी रेमेडियम। ए भाई ये उरी नहीं है बाबा, उबी जुइस इबी रेमेडियम, मतलब व्हेन देयर इज अ राइट देयर इज ऑलवेज अ रेमेडी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगल वर्ड? बॉन फायर नहीं, बोनाफाइड है, गुड फेथ होता है उसका मतलब। द लीगल मैक्सिम एक्टस नॉन फेसाइथ्रियम निसी मेंसिथ्रिया। द लीगल मैक्सिम एक्टस नॉन फेसाइथ्रियम निसी मेंसिथ्रिया, मतलब an act does not make a man guilty unless there is a guilty intention. A. The legal maxim actio personalis mortio cum persona, मतलब a person dies when the basically the right of the person dies, मतलब the right of the person dies when the person dies, मतलब अरे बाबा केस करने का राइट चले जाता है इंसान के जाने से। एक्टियो मतलब एक्ट, पर्सनलाइज मतलब पर्सन, मॉर्टियर मतलब मर गया। द डिफेंस प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर कम्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिन मैक्सिम? ये एक्स तुर्पी कॉजा नॉन ऑथरियो एक्टियो। हो गया डन। बट मैंने कहा था आपके लिए मैं कुछ लेके आया हूँ। ये देखो दोस्तों, ये हमारे जेकेसी टेक्स्ट बुक के कुछ इंपॉर्टेंट मार्क किए हुए लीगल टर्मिनोलॉजीज हैं। देखो भी इसका वेटेज, जैसे तुमने देखा मैक्सिमम, तुमने नोटिस किया रहेगा, तो इसका वेटेज ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर मैं इसके वेटेज की बात करूँ तो मैक्सिमम 1 या 2 MCQ आएंगे, ठीक है। तो इतना सब कौन से पढ़ेंगे? तो कौन से पढ़ने का, तो मार्क करते जाओ मेरे साथ एब इनिशियो, ठीक है। ये PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक्शनेबल पर से, एक्टस नॉन अभी जस्ट की, एक्टस रियस, एडॉक भी काम का वैसे, ऑडियो अल्ट्रम पर्ट्रम, हेयर द अदर साइड, नेमलेस, बोनाफाइड, केविएट, केविएट एम्प्टर, एक्टर, वेंडेटर, लेट द बायर। एक्टर मतलब डूअर, वेंडेटर मतलब सेलर, एम्प्टर मतलब बायर। फिर कंसेंस आदिदम कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हो, कंसेंट होना चाहिए। डैमनम सिने इंजूरिया, डी फैक्टो मतलब फैक्ट, डी जूरे मतलब एज पर लॉ, डेल क्रेडिट एजेंट, ठीक है, काम की चीज़ है। ये पूरा क्वेश्चन आ गया, ये आंसर हो जाएगा। इस्तोपल, उसके बाद एक्स पार्टी मतलब जब कोई इंसान केस लड़ने नहीं आया है, उसके एब्सेंस में केस सॉल्व हो सकता है, उसे एक्स पार्टी कहते हैं। फिर डेंजरस बाय नेचर, फेररी नेचुरो। फोर्स मेजोरे मतलब एक्ट ऑफ गॉड, समथिंग विच इज आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बॉडी। हैबियस कॉर्पस, इंजूरिया सिने दमनो। उसके बाद इंट्रावायरस इज विद इन द पावर्स, अल्ट्रावायरस इज बियॉन्ड द पावर्स। जुइस इन पर्सनम मतलब राइट अगेंस्ट पर्सन, जुइस इन रेम मतलब राइट अगेंस्ट वर्ल्ड।
लिस पेंडिस मतलब पेंडिंग केसेस, लोकल स्टैंडिंग मतलब जिसको राइट है अपीयर होने का, मैलाफाइड मतलब बैड फेथ, बोनाफाइड मतलब गुड फेथ, मैंडमस, मेंसुरिया, मिसनोर, मुतांदिस मतलब हैविंग सेम पावर्स, पर से बाय इटसेल्फ, ऑबिटर डिक्टम तो चलो एग्जीक्यूटिव में काम का है, कोई फेसिट पर एल्यूमिनियम फेस पर से, ये हम लोग के टॉट में आता है बाय द वे। बेटा ये कहता है ही हु एक्ट थ्रू अनदर इज एक्टिंग हिमसेल्फ, किस कॉन्सेप्ट में आता है बाय द वे, वाइकेरियस लाइबिलिटी में आता है। ठीक है, एक और रिस्पोंडेंट सुपीरियर करके इधर नहीं होगा, PQR आगे आएगा, ये देखो रिस्पोंडेंट सुपीरियर, ये भी वाइकेरियस लाइबिलिटी में आता है। रेस इप्सा लिक्विटर भी काम का, थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, क्विड प्रो क्यो मतलब कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न, को वारंट मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी। उसके बाद ठीक है, रूल लिस्ट ही रीड कर लेना। उसके बाद स्टेटस क्यो मतलब कि फिलहाल चल रहा है, डेट दी हुई है। फिर हाँ, फिर ये भी काम है वॉलंटियर नॉन फिट इंजुरिया, मतलब इंजुरी इज नॉट डन टू वन हु नोज एंड विल्स अबाउट इट, मतलब वॉलंटरी अगर आप किसी चीज़ के लिए रेडी हो और आपको पता है वो रिस्क ही आप कर रहे हो तो उसे फिर इंजुरी नहीं माना जाता। जैसे कोई डेंजरस स्पोर्ट्स खेलना या बंजी जंपिंग करना या स्काई डाइविंग करना। फिर उसके बाद ये काम का है सिंतर, सुमोतो, स्टेयर डिसाइसिस, टॉर्थम। उसके बाद उबीर में फेदी, उबी जो है सीवी रेमेडियम अल्ट्रा वायरस वीस मेजॉर। उसके बाद विजिडेंटिया डॉर्मेंसिया जूरा नॉन डॉर्मेंसिया जूरा सविडेंट, द लॉ हेल्प्स टू दोज हु आर विजिलेंट एंड नॉट टू दोज हु आर लेजी। हे लेजी, आई एम टॉकिंग टू यू। वाइस वर्सा, वॉलंटियर नॉट फिट इंजूरिया, डैमेज सफर्ड बाय कंसेंट गिवन नो कॉज ऑफ एक्शन, पता है कि नुकसान होने वाले तो भी कर रहे हो तो उस पर कोई एक्शन नहीं होता। ये सब मैंने जो बताया वो थोड़े काम के, ठीक है। ये रहा लीगल एप्टीट्यूड के लगभग 4 टॉपिक का एक्सप्लेनेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, टॉट, एलिमेंट्स ऑफ CS, लीगल टर्म्स। बचे 2 चैप्टर्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बचे 2 चैप्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और अपना एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ। मीत सर आपको पढ़ाएंगे, मैं आपको फिर से मिलूंगा बिजनेस एनवायरनमेंट में। दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं हम लोग इस YouTube चैनल को ग्रो करने के लिए और ऑर्गेनिकली ग्रो करने के लिए। देखो नाचना, गाना गाना या शेर व शायरी करना आता है मुझे, तीनों चीज़ें आती है, पर मुझे लगता है कि प्रोफेशनली वो अच्छा साउंड नहीं करता। ठीक है, मैं कैमरा पे आके आपके सामने नाचूं या गाना गाऊं या शेर व शायरी करूं, ये अपन कहीं पिकनिक पे गए या हमारा कोई JKC इवेंट हुआ या हम लोग कहीं गैदरिंग हुए तब ये अच्छी लगती है चीज़ें। ठीक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, #पर्सनल ओपिनियन। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे जिन टीचर्स ने पढ़ाया है मैंने कभी उनको नाचते हुए नहीं देखा है, मैंने कभी उनको गाना गाते हुए नहीं देखा है। हार्डली किसी ने शेर व शायरी की होगी, बट भी वो हमारे फोर्स करने के बाद। ठीक है, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इफ कंटेंट शुड बी केप्ट एज अ सुप्रीमेसी by the student community, so that will give a motivation to all those teachers who are away from this nonsense. And कुछ चीज़ें जो मुझे बिल्कुल प्रमोट करना नहीं पसंद, right? So bottom line is, conclusion is, इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो शेयर करो, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करो आपको किस तरीके से वीडियो लगा, आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, आपको एक्सप्लेनेशन किस तरीके से लगा, because eventually a small message in a comment section actually make a day of a teacher. ठीक है, मॉनेटरी बेनिफिट, स्टूडेंट रिकॉग्नाइजेशन, ये सारी चीज़ें होती है, बट ऑल ऑफ सडन जब आपको कोई कमेंट सेक्शन रीड करके आपको पता चलता है कि यार पता नहीं कहीं से अक्रॉस इंडिया, हेलो सर आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, हेलो सर आई एम फ्रॉम कोलकाता, आई एम फ्रॉम बैंगलोर, आई एम फ्रॉम चेन्नई, आई एम फ्रॉम दिल्ली, ऐसा करके कोई लिख के भेजता है तो ऐसा लगता है वाह, सारी थकान मिट जाती है, सारा स्ट्रेस हट जाता है, सारे टेंशन्स भले उस 2 मिनट के लिए कम हो जाते हैं। अपना प्यार बना रखने के लिए, अपना प्यार बना रखने के लिए थैंक यू सो मच। इस चैनल को ग्रो करने के लिए थैंक यू सो मच। ये चैनल जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो हार्डली 1500 से 1600 सब्सक्राइबर्स थे। वी आर ऑलमोस्ट गोइंग टू टच
6000 नंबर। इसी तरीके से बनाए रखिए हमारे साथ, इसी तरीके से इस चैनल को शेयर करते रहिए। मिलता हूँ बिजनेस एनवायरनमेंट में आप सबसे, तब तक के लिए थैंक यू।